नमस्कार दोस्तों, 16 जून 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए, वैसे तो बहुत से आर्टिकल है। इंडिया के कोविड-19 रिस्पांस को लेके भी आर्टिकल है, इसमें कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुझे नहीं दिखा, तो मैंने इसको अलग से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। श्रीलंकन क्राइसिस को लेके एक आर्टिकल है, विंडो ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो बेसिकली कैसे श्रीलंका और साउथ इंडिया मिलकर एक सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, कैसे जो इस समय के श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे वो साउथ इंडिया के साथ एसोसिएशन की बात करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में एक दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इसको हम लोग देखेंगे। फिर एग्जाम रिफॉर्म्स। आंध्र प्रदेश के अंदर 10वीं कक्षा में 67% बच्चे फेल हो गए। अब जब ये फेल हो गए तो बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कमिट कर लिया, पॉलिटिकल इल्ज़ाम वगैरह लगाए जाने लगे। ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या है, इसको देखेंगे। बीसीसीआई के विंडफॉल गेम्स, जब पूरी दुनिया में वॉर चल रहा है, मतलब रशिया यूक्रेन का वॉर कह लीजिए, पूरी दुनिया में चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उस समय पे बीसीसीआई के मीडिया राइट्स गजब तरीके से बिक रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को देखेंगे। फिर ये जो पूरा का पूरा बुलडोजर जस्टिस वाला मुद्दा है, इसको भी यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने आपको बता दूं कि मैं पहले इस बुलडोजर जस्टिस के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, जब ये जहांगीरपुरी का डेमोलिशन चल रहा था उस समय पे। और अभी ये जो जावेद मोहम्मद नाम का इंडिविजुअल है, जिसने ओवरऑल प्रॉफिट मोहम्मद साहब के अगेंस्ट जो रिफॉर्म्स हुए थे उसको लेके एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट चलाया था, तो उसको लेके उत्तर प्रदेश की सरकार ने कड़े स्टेप्स लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बोला कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और करेंगे तो ओवरऑल आपको रेपरकशंस झेलने पड़ेंगे। अब बात यहाँ पे ये है कि ओवरऑल बुलडोजर से जो जावेद मोहम्मद का घर गिराया गया, ये इस बेसिस पे नहीं गिराया गया कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इस बेसिस पे गिराया गया कि भाई आपका जो घर है वो एक इल्लीगल इलाके में बना हुआ है, इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से इल्लीगल इंक्रोचमेंट्स को हटाने का प्रोसेस है वो ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, और केवल उन लोगों के घर हटाए गए जो कि प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व है। तो फिर वही बुलडोजर जस्टिस वाला मुद्दा न्यूज़ में आता है, तो ओवरऑल समय रहेगा। तो मतलब इस आर्टिकल को तो देख ही लेंगे। अभी के लिए 4 आर्टिकल्स मैं आज के इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हो सके दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबा के और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें। आपके ज्वाइन बटन और सुपर थैंक्स दबाने से काफ़ी मदद होती है। हर चीज़ इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप दबा के हेल्प कर सकते हैं। चलिए पहले आर्टिकल चलते हैं। इन श्रीलंका क्राइसिस अ विंडो ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो रिसेंटली ही एक इंडियन टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे ने क्या बोल दिया कि भाई देखिए, श्रीलंका में और सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में बहुत से कॉमन चीज़ें हैं, कॉमनैलिटी है। मतलब एक एवरेज श्रीलंका का नागरिक आराम से चेन्नई या केरला में जाके सेटल हो सकता है, उसको किसी भी प्रकार की कल्चरल लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम नहीं होगी। सिमिलरली साउथ इंडिया का एक इंडिविजुअल आराम से आके श्रीलंका की सोसाइटी में सेटल हो सकता है, उसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेसिकली एक सब रीजनल एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, एक सब रीजनल होमोजीनियस आइडेंटिटी की ये बात कर रहे हैं। और रानिल विक्रमसिंघे जो इस समय पे श्रीलंका के प्रधानमंत्री, हालांकि इनके पास कोई मेजोरिटी वगैरह नहीं है, राजा पाकसाल ने सपोर्ट दे रखा है तो प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे, बट चूंकि लोग रानिल विक्रमसिंघे को थोड़ा मानते हैं तो उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो फिर मैं आपको बताऊं कि अगस्त 2003 में जब सेकेंड टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे रानिल विक्रमसिंघे, तो ये एक लेक्चर दे रहे थे चेन्नई में, और उस समय पे उन्होंने एक आइडिया मूव किया था, डेवलपमेंट ऑफ साउथ इंडिया श्रीलंका सब रीजन। मतलब साउथ इंडिया को और श्रीलंका को एक सब रीजन की तरह बनाओ, एक सिंगल मार्केट की तरह बनाओ, जिससे दोनों कंट्रीज का डेवलपमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके। फिर 2016 में रानिल विक्रमसिंघे ने साउथ एशियन डायस्पोरा कन्वेंशन में भाषण दिया सिंगापुर में, और वहाँ पे भी उन्होंने ये बोला कि अगर 5 सदर्न इंडियन स्टेट्स की जीडीपी देखी जाए तो वो निकल के आती है $450 बिलियन, और आबादी निकल के आती है 25 करोड़, और श्रीलंका की जीडीपी निकल के आती है $80 बिलियन। तो श्रीलंका और 5 सदर्न इंडियन स्टेट्स को जोड़ दो तो बन जाती है $500 बिलियन की इकोनॉमी, जिसकी टोटल पॉपुलेशन होगी 27 करोड़। और अगर इस $500 बिलियन की इकोनॉमी में सिंगापुर को जोड़ दिया जाए तो एक ऐसा सब रीजनल इंटीग्रेशन होगा जो कि ज़बरदस्त इकोनॉमिक प्रोग्रेस करेगा। ये आइडिया उस समय पर रानिल विक्रमसिंघे साहब ने किया था, लेकिन पॉइंट ये था कि इनके आइडिया में दम इसलिए नहीं था क्योंकि इन तीनों कंट्रीज़ में अगर सबसे कम कोई डेवलप्ड था तो वो था श्रीलंका। सिंगापुर तो भाई अलग लेवल पे हाईली डेवलप्ड है। इंडिया के साउदर्न स्टेट्स भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं। सबसे पीछे था श्रीलंका, तो श्रीलंका तो चाहेगा ही कि अपने सुपीरियर इलाकों में एक सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन करे। खैर वो एक आइडिया था। बेसिकली इस आइडिया को यहाँ पे इसलिए कोट किया जा रहा है कि अभी के जो श्रीलंका का प्रधानमंत्री है वो सब रीजनल इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, और इस सब रीजनल इंटीग्रेशन में
इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी लाई जा सकती है, ये आइडिया यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। अभी की जो श्रीलंका की क्राइसिस है, इसने कहीं ना कहीं इंडिया को श्रीलंका के क्लोज पहुंचा दिया है। इंडिया की मीडिया में श्रीलंका की क्राइसिस को प्रॉपर तरीके से कवर किया जा रहा है। इंडियन समझ पा रहे हैं कि श्रीलंकन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। इंडिया अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है। हम केवल इस साल में $3.5 बिलियन की एड दे चुके हैं श्रीलंका को, चाहे वो फूड हो, हेल्थ हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, मेडिसिन हो, कैरोसिन हो, हमने सब कुछ श्रीलंका के पास पहुंचाया है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो लगातार इंडिया की तरफ से एड जारी, केवल अभी क्राइसिस के समय पे नहीं, इससे पहले भी हमने श्रीलंका को काफ़ी एड भेजी है। अभी 10 जून को गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में $55 मिलियन का शॉर्ट टर्म लाइन ऑफ क्रेडिट साइन हुआ है, जिसके चलते प्रेजेंट याला सीजन में जो पैडी क्रॉप के रिस्पेक्ट में जो यूरिया है वो ले सकता है श्रीलंका इंडिया से। फिर भाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अप्रैल में जब वॉशिंगटन डीसी में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर गई थी निर्मला सीतारमन जी, तो उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बोला था कि भाई जितना हो सके आप श्रीलंका की मदद करिए। फिर तमिलनाडु में भी अपनी तरफ से 123 करोड़ की मदद की, 40,000 टन ऑफ राइस, 137 प्रकार के लाइफ सेविंग ड्रग्स, 500 टन मिल्क पाउडर, ये तमिलनाडु ने श्रीलंका के अंदर भेजा। इनफैक्ट जब पहला कंसाइनमेंट स्टेट के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन साहब ने चेन्नई से भेजा था 18 मई को, वो 4 दिन बाद पहुंचा श्रीलंका में। और तब श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री थे रानिल विक्रमसिंघे और जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे पार्लियामेंट में साजिद प्रेमदासा, इन्होंने दोनों ने ही M.K. स्टालिन को थैंक यू बोला था। हालांकि मैं बता दूं कि स्टालिन साहब को इस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट को भेजने में भारत सरकार ने भी काफ़ी मदद की है। फिर 10 दिन बाद ही श्रीलंका के जो हाई कमिश्नर है इंडिया में मिलिंद मोरागोड़ा, इनसे मिले स्टालिन साहब, और स्टालिन साहब ने बोला कि पहली कंसाइनमेंट हमने भेज दी है, हम जल्दी ही दूसरी कंसाइनमेंट भी भेजेंगे। मतलब लगातार हम यहाँ पे श्रीलंका के साथ एंगेज करेंगे, ऐसा बोला गया। अब सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि श्रीलंका के अंदर इतने इकोनॉमिक कॉपरेशन के बाद भी श्रीलंका के अंदर एक ऐसा सिन्हला तबका है जो कि यह समझता है कि इंडिया श्रीलंका के लिए एक थ्रेट है। सिन्हली इज द मेजर डोमिनेंट कल्चरल, आप कह लो, डिस्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। सिन्हली मेजॉरिटी ही सरकार बनाती है, सिन्हली मेजॉरिटी ने ही राजापाक्सा सरकार बनाई थी और बेड़ा गर्क कर दिया राजापाक्सा ने श्रीलंका का। तो बेसिकली कुछ सिन्हलाज ये सोचते हैं कि इंडिया एक थ्रेट हो सकता है श्रीलंका के लिए, और इसकी वजह यह है कि पास्ट में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री में जाओगे तो श्रीलंका के ऊपर बहुत से अटैक हुए हैं इंडिया की तरफ से। जो साउथ इंडिया के रूलर्स थे उन्होंने श्रीलंका को अटैक किया और कई बार श्रीलंका को कब्जा लिए। बताइए वो कौन से रूलर्स थे, किस डायनेस्टी के रूलर्स थे साउथ इंडिया के, जिसने आधा श्रीलंका या फिर पूरा श्रीलंका कब्जा लिया? मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया है, अगर याद हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर एक और वजह है, देखिए जब सिविल वॉर हुआ था, जब तमिल्स ओवरऑल सिन्हलाज से लड़ रहे थे श्रीलंका के अंदर, उस समय पे कहीं ना कहीं एक एंटी तमिल पोग्राम चलाया गया श्रीलंका की सरकार के द्वारा, श्रीलंका की आर्मी के द्वारा, जिसमें बहुत से तमिल्स मारे गए। तो ये जो तमिल कैडर्स थे, कहीं ना कहीं भारत सरकार ने इनकी मदद की। बाद में यही तमिल कैडर्स भारत सरकार के अगेंस्ट हो गए। तो इस बात को लेकर श्रीलंका सरकार कहीं ना कहीं भारत को डिस्ट्रस्ट करती है कि भाई ये तमिल कैडर्स की मदद कर सकते हैं। जब सिविल वॉर खत्म हुआ उसके बाद भी इंडिया ने बोला कि भाई हम आपकी मदद करना चाहते हैं डेवलपमेंट में, लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में मदद आई नहीं है, क्योंकि श्रीलंका खुद एक लिमिट से ज़्यादा इंडिया के साथ इंगेज नहीं करना चाहता था। और अभी के जो राजापाक्सास है, जो कि खुले हाथों से इंडिया से मदद मांग रहे हैं, इन्होंने ही फरवरी 2021 में एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट, जो कि 2019 में साइन हुआ था इंडिया, जापान, श्रीलंका के बीच में, इसको कैंसिल कर दिया था। ये एग्रीमेंट था डेवलपमेंट ऑफ कोलंबोस ईस्ट कंटेनर टर्मिनल। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट फॉर इंडिया एंड जापान। श्रीलंका के लिए भी इंपॉर्टेंट था, बट कहीं ना कहीं इसको राजापाक्सास के द्वारा कैंसिल कर दिया गया। ऑफिशियली एग्जाम्पल, मतलब इसका रीजन क्या दिया गया कि वर्कर यूनियन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इंडिया जापान को यहाँ से निकाल रहे हैं। अब अगर वर्कर यूनियन प्रोटेस्ट कर रहे थे तो फिर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल कैसे दे दिया इंडिया को? त्रिनकोमाली ऑयल टैंक फार्म कैसे दे दिया इंडिया को? रेन्यूएबल प्रोजेक्ट्स कैसे दे दिए इंडिया को? तो कहीं ना कहीं इंडिया को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल भी मिल सकता था, तो वो इंडिया से छीना। मतलब ओवरऑल ये जो अभी के राजापाक्सास हैं, अभी चूंकि ये प्रेशर में आ गए, इकोनॉमिक प्रेशर के चलते श्रीलंका में इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, इसलिए इनकी मजबूरी हो गई इंडिया के साथ इंगेज करना। ग्राउंड लेवल पे सच में इंगेज करना चाहते हो, इसके चांसेस थोड़े देखिए कम ही है। फिर आगे अगर बात की जाए तो एनटीपीसी लिमिटेड और सेलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीच में कोलैबोरेशन हो रहा था। एक 500 मेगावाट का सामपुर में प्रोजेक्ट बनाया जाना था, लेकिन इस प्रोजेक्ट की अप्रूवल नहीं मिला। फिर जब श्रीलंका में रिसेंटली पावर कट्स हुए तो बहुत सारे श्रीलंकन एक्सपर्ट्स ने बोला कि अगर ये सामपुर वाला प्रोजेक्ट चल जाता तो इतने पावर कट नहीं होते। फिर भाई बहुत से और प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि कांथे संथुराई हार्बर का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, पलेले एयरपोर्ट इन जाफना का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, इनको कहीं ना कहीं कैंसिल किया गया। अगर ये कैंसिल ना होते
तो कहीं ना कहीं इंडिया श्रीलंका का कॉपरेशन ज़्यादा होता है, बट शायद खुद श्रीलंका की एस्टेब्लिशमेंट इस हद तक कॉपरेशन चाहती नहीं है। वो तो अब इकोनॉमिक प्रेशर में है तो कॉपरेशन कर रहे हैं। अब चूंकि इकोनॉमिक प्रेशर में है तो अभी रिसेंटली श्रीलंका की कैबिनेट ने 2 कनेक्टिविटी प्रपोजल्स पास किए। एक तो जाफना से तिरुचि तमिलनाडु में फ्लाइट चलाई जाएंगी, जाफना नॉर्दर्न श्रीलंका में। दूसरा एक फेरी सर्विस चलाई जाएगी फ्रॉम कंके सांथुरई टू कराईकल इन पुदुचेरी। ओके, फिर भाई एक सी ब्रिज और टनल बनाने की बात की जा रही है जो कि रामेश्वरम को तलय मन्नार से जोड़ेगी। ये मतलब इस प्रकार के बहुत से प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए जाने की बात की जा रही है। जितना पोटेंशियल है इंडिया और श्रीलंका के रिश्तों का, वो पोटेंशियल ग्राउंड लेवल पे मीट नहीं कर पा रहा। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी चेन्स खोल रखी हैं, लेकिन श्रीलंका के मार्केट में नहीं खोली हैं। तो जो पोटेंशियल है इंडिया श्रीलंका के बीच का, वो पोटेंशियल मीट होना चाहिए। उस पोटेंशियल का एक और लेग ये है कि भाई क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड। हमारे देश में नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रेड होता है। हम बिजली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। हमने नेपाल में बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स लगा रखे हैं और उससे बिजली इंडिया के अंदर मंगाते हैं। तो इस प्रकार से बिजली का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम श्रीलंका के साथ भी कर सकते हैं, खासकर तब जब हम ये जानते हैं कि श्रीलंका में पावर कट्स हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब कुछ इसलिए अफेक्ट हुआ है क्योंकि श्रीलंका ही हमको एक लिमिट से ज़्यादा इंगेज नहीं करता है। बहुत सारे प्लेयर्स के बीच में इंडिया को बैलेंस करने की कोशिश करता है। और अगर एक और फील्ड देखा जाए जहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है तो वो है भाई श्रीलंका का ईस्टर्न कोस्ट, जिसको आप बोलते हो त्रिनकोमाली बातिकलाओ बेल्ट। यहाँ पे टूरिज्म का बहुत स्कोप है, ट्रेड का बहुत स्कोप है, इंडस्ट्री का बहुत स्कोप है। तो इंडिया को इस पर्टिकुलर बेल्ट में इन्वॉल्व होकर श्रीलंका के साथ बायोलेटरल कॉपरेशन बढ़ाना चाहिए। लेकिन आज की डेट में श्रीलंका प्रॉब्लम में है। इंडिया बहुत सारा इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस कर दे और 2-3 साल बाद 4 साल बाद जब श्रीलंका में इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी तो क्या गारंटी श्रीलंका इंडियन प्रोजेक्ट्स को कैंसिल नहीं करेगा, खासकर तब जब वो ईस्ट कंटेनर जैसे प्रोजेक्ट को कैंसिल कर सकता है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके अभी के लिए जवाब नहीं है। देखिए, कंटिन्यूटी नहीं है इंडिया श्रीलंका की टाइज में। जब श्रीलंका के अंदर एक इंडिपेंडेंट सरकार आ जाती है तो वो फिर एंटी इंडिया बातें नहीं करती, बट इंडियन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करने लगती है। तो एक बैलेंस स्थापित करने की जरूरत है। श्रीलंका की फॉरेन पॉलिसी में एक कंटिन्यूटी लाने की जरूरत है जो कि नहीं आ पा रही है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। फिर भाई आंध्र प्रदेश के अंदर 10वीं क्लास के बच्चों का फेल होना। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हुआ आंध्र प्रदेश में। अगर आप देखो तो 67.26% ऑफ द टोटल 6,15,908 मतलब 6,15,908 में 67% बच्चे आप कह लो पास हुए, बाकी सब फेल हो गए। बेसिकली अगर आप देखो तो 2,01,627 बच्चे आउट ऑफ 6,15,908 फेल हो गए अपनी 10वीं कक्षा के एग्जाम में। तो 10वीं कक्षा के एग्जाम में अगर 2 लाख बच्चे फेल हो रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और पिछले 20 सालों में सबसे गंदा रिजल्ट है ये आंध्र प्रदेश के अंदर। अब क्यों ये रिजल्ट निकल के आया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक वजह तो ये बताई जा रही है कि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते एजुकेशन सेक्टर पे फर्क पड़ा है। बच्चे स्कूल वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, उनको पढ़ाई वगैरह ठीक से नहीं मिली, लर्निंग प्रोसेस उनका अफेक्ट हुआ, वो कुछ सीख नहीं पाए और वो यहाँ पे फेल हो गए। दूसरा, बच्चों के न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी अफेक्ट हुए। पहले बच्चे स्कूल में जाते थे, उनको ठीक ठाक एक समय का खाना पीना मिलता था, बहुत जगहों पे ब्रेकफास्ट भी मिलता था, तो उनका न्यूट्रिशन वगैरह बना हुआ था, हेल्थ वगैरह अच्छी रहती थी, पढ़ाई लिखाई में करने का मन करता था। लेकिन वो सब यहाँ पे नहीं हुआ। तो कोविड-19 के इस इफेक्ट के चलते बल्क में बच्चे फेल हो रहे हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या सिर्फ कोविड-19 इसकी वजह है? अभी इसको पेरूज करेंगे। यहाँ पे जिन बच्चों फेल हुए, जो भी बच्चे, उनके पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि भैया 10 ग्रेस मार्क्स दे के बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे पास कर दो। अपोजिशन पार्टी लीडर्स यहाँ पे बवाल कर रहे हैं, कुछ टीचर यूनियंस भी बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत ग्रेस मार्क्स दे के बच्चों को पास कर दो। अब वजह क्या है भैया एकदम से इतने बच्चों के फेल होने की? ऐसा बताया जाता था कि पहले जो ये एग्जाम होते थे इसमें बहुत धांधली चलती थी, इसमें बहुत चीटिंग चलती थी। जैसे आपने जॉली LLB 2 देखा होगा, तो जॉली LLB 2 के शुरुआत में अक्षय कुमार जाता है और अंग्रेजी के पेपर में अनाउंस करके सबको पास करवा देता है। आपने अगर जॉली LLB 2 मूवी देखी हो, कुछ ऐसा ही बताया जाता था कि पहले आंध्र प्रदेश में क्या होता था कि जब भी एग्जाम वगैरह हो रहे थे तो इंस्टीट्यूशनल तरीके से चीटिंग चलती थी, वो बच्चे पास हो जाते थे। लेकिन इस चीटिंग को बंद करवा दिया YSR कांग्रेस पार्टी ने, युवजुना श्रमिका यूथ कांग्रेस पार्टी ने इसको बंद करवा दिया। तो जैसे ये चीटिंग बंद हुई, ऑब्वियसली बात है चीटिंग हुई नहीं, बच्चे यहाँ पे फेल हो गए। अब तेलुगु देशम पार्टी YSR कांग्रेस पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रही कि इतने बच्चे फेल हो रहे हैं, सब सुसाइड कर रहे हैं, तुम रिस्पॉन्सिबल हो। YSR कांग्रेस पार्टी तेलुगु देशम पार्टी पे इल्जाम लगा रही कि जब तुम्हारी सरकार थी तुमने चीटिंग करने दी, उस चीटिंग से बच्चों को आदत पड़ गई, तो तुम करप्ट प्रैक्टिसेस को इंस्टीट्यूट कर रहे थे। हमने तो यहाँ पे करंट प्रैक्टिसेस को हटा दिया है।
जो आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है एस सुरेश कुमार, उनका ये बोलना था कि भाई हमने इस बार चीटिंग होने ही नहीं दी। एग्जामिनेशन में जिस प्रकार के भी माल प्रैक्टिसेस होती थी, पेपर लीक, चीटिंग वगैरह होना, हमने सब हटा दिया। तो चूंकि हमने यहाँ पे चीटिंग होने ही नहीं दी तो बच्चों का फेल होना यहाँ पे तय था। तो ऐसा बताया जा रहा है कि स्कूल एग्जामिनेशन सिस्टम में जो भी माल प्रैक्टिसेस होती थी उसको वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने हटा दिया। अब माल प्रैक्टिसेस हटी तो बच्चे पास तक नहीं हो पा रहे यहाँ पे। अब पास नहीं हो पा रहे तो भाई इशू है। बच्चों ने सुसाइड वगैरह करना शुरू कर दिया, पेरेंट्स यहाँ पे ग्रेस मार्क की डिमांड करने लगे। तो ये सब चीजें यहाँ पे हो रही हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आंध्र प्रदेश एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिस एंड अनफेयर मीन्स एक्ट, जिसको 25 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको इन्वॉल्व किया गया एग्जामिनेशन प्रैक्टिसेस में एग्जामिनेशन प्रोसेस में माल प्रैक्टिसेस को हटाने के लिए। ये पर्टिकुलरली वर्क किया। ना टीचर्स चीटिंग करा पाए, ना बच्चे चीटिंग कर पाए, और बहुत सारी बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ पे फेल हो गए। तो क्या माल प्रैक्टिसेस हटाने के लिए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है, मतलब रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना डालते हुए जरूरी यह है कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए जहां पे क्वालिटी एजुकेशन दी जाए बच्चों को। टारगेट ये हो नॉलेज, स्किल और एक्सपर्टीज लेके आना। आज के टेक्नोलॉजी ड्रिवन जमाने में ये टारगेट होना चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना, दूसरों के ऊपर मतलब ब्लेम गेम यहां पे करना सही नहीं है। ब्लेम गेम इज नॉट द राइट स्टेप टू मूव फॉरवर्ड। सर्चिंग सॉल्यूशंस इज द राइट स्टेप टू मूव फॉरवर्ड। ये यहां पे अप्रोच होनी चाहिए। ओके, तो डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स अभी से मॉडलिटी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन सिस्टम को रिफॉर्म करो, और उसके साथ साथ जो टीचर्स उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो। ये टीचर्स ग्राउंड लेवल पे बच्चों को ठीक तरीके से पढ़ा पाएं, कोविड के बाद बच्चे कॉलेज वगैरह पहुंच पाएं, ठीक से पढ़ पाएं, उनकी मिड डे वाली स्कीम चालू रहे, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए। ये सब हमें ले जाने की जरूरत है। इस पर्टिकुलर 2 लाख बच्चे के फेल होने वाले एग्जाम्पल्स हमें यही सीखने की जरूरत है कि लॉन्ग टर्म में इन इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेल के कुछ खास नहीं कर पाएंगे। फिर भाई बुलडोजर ऑन द लूज ऑन डेमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मुस्लिम एक्टिविटीज। क्या हुआ भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर हाउसेस और बिल्डिंग्स को डेमोलिश किया गया, और ऐसा बताया जा रहा है कि वो मुस्लिम्स जो कि यहाँ पे प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके घरों को यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। अब ये चीज बाहर तब निकल के आई जब जावेद मोहम्मद, जो कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड है और प्रयागराज में एक बिजनेसमैन है, इसको एज एन एलिज्ड कॉन्स्पिरेटर बुक किया गया इन प्रोटेस्ट में। और उसके बाद जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने एक बिल्डिंग को गिरा दिया। अब ये जो बिल्डिंग थी वो जावेद मोहम्मद की वाइफ के नाम पे रजिस्टर्ड थी, लेकिन जो इविक्शन नोटिस आया, जो बिल्डिंग को गिराने का नोटिस आया, वो मोहम्मद के नाम पे है, जावेद मोहम्मद के नाम पे। तो इससे अथॉरिटीज बोल रही कि पता चल जाता है कि ओवरऑल यहाँ पे बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया, बस बिल्डिंग को गिराना था। और अगर आप देखो तो बहुत जगहों से डिमांड आ रही है, बहुत सारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस यहाँ पे चिट्ठी लिख रहे हैं सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, कि इस प्रकार के बुलडोजर जस्टिस को आप रोकिए। देखिए, इलीगल इंस्ट्रक्शंस और इंक्रोचमेंट को हटाने की ताकत होती सरकार के पास, बट इसको हटाने के लिए पहले जुडिशरी से एक एक्सकवेशन ऑर्डर लेना पड़ता है, एक डेमोलिशन ऑर्डर लेना पड़ता है। बट यहाँ पे ओवरऑल जो लोग भी राइट्स में इन्वॉल्व हो रहे थे उनको आइडेंटिफाई करके उनके घरों को यहाँ पे बुलडोजर के थ्रू गिरा दिया गया। हालांकि गिराने के बाद बहुत सारे हथियार और बहुत सारी अलग अलग खराब चीज़ें भी घर वगैरह से पाई गई जो कि अथॉरिटीज़ ने बताई। बट कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर देखें तो जो इंडिया का रिस्पॉन्स है, जब इस्लामिक कंट्रीज ने क्रिटिसाइज किया तो हमने उनको पैसिफाई किया। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के अंदर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके घर गिराए जा रहे हैं। देखिए, सरकार का सिंपल अप्रोच है, सरकार का ये बोलना है कि भाई ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी है उस परेशानी को आप लीगल तरीके से सामने लेके आओ। आप लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं ले सकते हो। जब भी यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है तो वो प्रोटेस्ट वायलेंट होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिया जाता है। तो जब प्रोटेस्टर्स लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले सकते हैं तो हम भी कुछ करेंगे। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग वायलेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो लोग तोड़ा फाड़ी कर रहे हैं सड़कों पर उतर के, वो सही नहीं कर रहे हैं। डेमोक्रेसी की आड़ में आप कुछ भी करो, ये आप नहीं कर सकते हो। और सरकार का ये जो स्टेप है कि यहाँ पे डेमोलिशन ड्राइव चल रही, बुलडोजर जस्टिस हो रहा है, ये भी यहाँ पे गलत है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी का भी यहाँ पे नाम निकल के आ रहा है। 6 फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और 6 सीनियर एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट से बोला कि भाई स्यू मोटो कॉग्निजेंस लीजिए इस डेमोलिशन का। सुप्रीम कोर्ट स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेगा नहीं लेगा वो आज या कल 1-2 दिन में पता चलेगा। ये मुद्दा जहांगीर डेमोलिशन के समय पे भी उठा था, जहांगीर डेमोलिशन ड्राइव को रोक दिया था उस समय पे सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, ये आगे आने वाले समय पता चलेगा। सरकार की बड़ी कड़ी अप्रोच है कि अगर बवाल करोगे, सड़कों पे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हाँ, सरकार सीधे सीधे नहीं बोल रही कि इस वजह से आपके घर तोड़े जा रहे हैं। सरकार बोल रही है कि घर हम इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि ये इलीगल है। बट ओवरऑल घर तभी हटते हैं
जब ओवरऑल उस घर का ओनर किसी पर्टिकुलर एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी या फिर प्रोटेस्ट या राइट्स वगैरह में इन्वॉल्व होता है। तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है? अब अलग अलग लोगों के अलग अलग परसेप्शंस हो सकते हैं। आपका क्या परसेप्शन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और फाइनली आईपीएल की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भाई, चाहे इन्फ्लेशन चल रहा हो, चाहे यूरोप में वॉर चल रहा हो, चाहे पैंडेमिक चल रहा हो, आईपीएल में पैसा दौड़ रहा है। 2023 से लेकर 2027 तक का मीडिया राइट्स ऑक्शन हुए और मीडिया राइट्स ऑक्शन में ज़बरदस्त कमाई हुई है यहाँ पे बीसीसीआई की। बीसीसीआई को 48,390 करोड़ रुपए मिले हैं। पिछला जो साइकिल था उसमें 16,347 करोड़ मिले थे, इस बार 48,000 करोड़ से ज़्यादा। और इस राइट्स को दो अलग अलग भागों में किया गया। एक तो टेलीविजन राइट्स अलग दिए गए, डिजिटल राइट्स अलग दिए गए। टेलीविजन मतलब टीवी वगैरह में देखना और डिजिटल स्पेस मतलब फ़ोन वगैरह पे देखना। तो डिज्नी स्टार ने टेलीविजन स्पेस खरीदा है 23,575 करोड़ का। पैकेज बी में डिजिटल राइट्स जीते हैं किसने? वायाकॉम 18 ने 20,500 करोड़ के। पैकेज सी में वायाकॉम 18 ने 3,257 करोड़ दिए और पैकेज डी में टाइम्स इंटरनेट और वायाकॉम 18 ने भी यहाँ पे कुछ राइट्स जीते हैं। मतलब 4 पैकेजेस में यहाँ पे आईपीएल के मीडिया राइट्स को बेचा गया है। उन 4 पैकेजेस में टेलीविजन राइट्स अलग हैं, डिजिटल राइट्स अलग हैं और ओवरऑल अलग अलग प्लेटफॉर्म में किस प्रकार से कौन प्रोपोगेशन कर सकता है इसके लिए सबने अलग अलग यहाँ पे पैसा दिया। अब जब बीसीसीआई के पास तगड़ा 48,000 करोड़ रुपए आया तो बीसीसीआई ने भी जनरसली फॉर्मर क्रिकेटर्स की और अंपायर्स की पेंशनों को यहाँ पे बढ़ा दिया है। अंपायर्स की तनख्वाह वगैरह भी यहाँ पे बढ़ाई गई है। तो अब मीडिया राइट्स के चलते यहाँ पे अच्छा खासा पैसा आया है बीसीसीआई के पास, लेकिन मीडिया हाउसेस ने तो पैसा खत्म किया है ना। डिज्नी, हॉटस्टार और जो बड़े बड़े ये ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने तो पैसा खत्म किया है ना। तो अब चूंकि पैसा खत्म किया है ब्रॉडकास्टिंग के लिए तो पैसा कमाना भी है। तो इससे होगा क्या कि जो एडवर्टाइजर्स आके आईपीएल के समय पे अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं, हो सकता है एडवर्टीजमेंट की उनको ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़े। फिर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो एक सीजन में 10 मैक्सिमम टीम्स हैं, हो सकता है इन नंबर ऑफ टीम्स को बढ़ाने की कोशिश करें ताकि मोर नंबर ऑफ मैचेस हो तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ कमाई आए। फिर एक तबका ये भी बोल रहा है कि भाई आईपीएल को एक साल में 2 बार करवाओ। अभी एक साल में एक बार होता है ना, अब एक साल में 2 बार करवाओ। तो ये सब कुछ डिमांड यहाँ पे उठ के आ रही हैं। ओवरऑल देखिए इस बार जो आईपीएल की व्यूएबिलिटी थी, जो आईपीएल की टीआरपी थी वो थोड़ी गिरी थी, बट फिर भी कहीं से भी मीडिया राइट्स का जो एलोकेशन है उसमें पैसों की कमी नहीं आई है। तो यहाँ पे जो पैसा आ रहा है बीसीसीआई के पास, इसको कुछ हद तक सही जगह पे लगाने की भी जरूरत है। अगर एक लिमिट से ज़्यादा आईपीएल के मैचेस आप करवाओगे तो जो नॉर्मल इंटरनेशनल क्रिकेटिंग सिस्टम सीजन है वो अफेक्ट होगा, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल बड़े प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में खेलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वो आईपीएल में ज़्यादा खेलना चाहेंगे, जो कि नॉर्मल मैचेस में उनको उतने पैसे नहीं मिलते। प्लस जो इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं इंडिया के अंदर उनको यहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है। वुमेन्स क्रिकेट टीम के टेस्ट मैचेस को ऑर्गेनाइज कराने की जरूरत है। मिथाली राज जैसे प्लेयर जिसका 23 साल का कैरियर, उसने केवल 12 टेस्ट मैच खेले हैं, तो एक शर्म की बात है। वुमेन टेस्ट मैचेस यहाँ पे कंडक्ट कराने की जरूरत है। सिर्फ आप आईपीएल पे ध्यान दो, आईपीएल के मैचेस बढ़ाओ, आईपीएल के नंबर ऑफ टीम्स बढ़ाओ, दिस शुड नॉट बी द राइट स्ट्रेटजी। बट चूंकि पूरा का पूरा पैसा आईपीएल से निकल रहा है तो हर कोई इसको एक पैसे बनाने की मशीन की तरह कंसीडर करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस दोस्तों आज के एडिटोरियल का। एक ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको मजा आया हो। लेक्चर सुन के अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। बुलडोजर जस्टिस के ऊपर मैं आपके व्यू पॉइंट जानना चाहूँगा दोस्तों, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते